हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। डेली क्लासेस हमारी यहाँ पर चल रही है। आज की इस क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास फिर से दे रही हूँ, जो कि ज्योग्राफी का एक दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर सौरमंडल से रिलेटेड था, जो कि बताया सब कुछ। आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा मानचित्र, मतलब कि मैप, डायरेक्शन, ग्लोब। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है आपका। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न आपके डीलेट में भी बहुत बनते हैं और सुपर टेट यूपी टेट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। और आप देखेंगे कि साइंस के पेपर में, मैंने आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए कि साइंस के पेपर में बायो का सेक्शन मेनली देखा गया है पिछले पेपरों में कि ज़्यादा आया है बायो। उसी तरीके से सेम जो है ज्योग्राफी में भी यही सेम सिनेरियो लगाते हैं, पता नहीं कैसे, कि सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। बाकी जो बड़े वाले प्रश्न आते हैं उसमें हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है और सिविक्स भी मिला के रहती है। लेकिन जो 15 आपका ऑब्जेक्टिव बनता है वो ज्योग्राफी का सेक्शन मोस्टली पूछा जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ज्योग्राफी के इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव वाले बड़े बन रहे हैं। और सौरमंडल में भी वैसे ही बना था कि नीला ग्रह किसको कहते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, पीला किसको कहते हैं, आकार में कौन सा बड़ा है। तो जो एक एक शब्द का जवाब होता है, जब भी आप पढ़ा करिए और पढ़ने के बाद जब आपको ये मन में आए कि इसका एक शब्द से आपको पूछो कि नीला ग्रह कौन सा, तो आप बोल देंगे पृथ्वी। तो जिन क्वेश्चन का एक शब्द में आंसर बनता है ना, एक वर्ड, पृथ्वी एक वर्ड है ना, एक वर्ड में जब आंसर बनता है तो इस बात का खुद ही अंदाज़ा लगा लिया करें कि ये प्रश्न बहुविकल्पी में ज़रूर बन सकता है। तो इसी तरीके से वो भी लोग प्रश्नों को बनाते हैं। तो ज्योग्राफी के सेक्शन में आज ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। और ये बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा है तो क्लासेस भी ज़्यादा रहेंगी इसमें, क्यों, लेकिन प्रश्न काफ़ी बढ़िया आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एक नया चैप्टर हमारा ज्योग्राफी का चल रहा है। 50 नंबर का पेपर ये भी है, इसको भी लेकर चल रही हूँ ताकि हर सेक्शन में हम करते रहें। मैथ अभी 2-3 दिन से बंद है, क्योंकि मैथ में काफ़ी क्लासेस मैंने कर दी है। आप जिन्होंने नहीं देखा है वो शुरू से देखिए, रिवीजन करिए, फिर करेंगे। लेकिन और भी सेक्शन को लेते चलते हैं, नहीं तो सिर्फ मैथ ही मैथ हो जाएगा, बाकी का छूट जाएगा। तो सबको साथ में लेकर चलना है, इसलिए अभी कुछ इधर वाले भी सेक्शंस को उठाए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब बात को समझ रहे हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ मैथ ही मैथ देखना है। क्लियर। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपसे यहाँ पर डेली मिलती हूँ। आप डेली आते हैं शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे। टाइम से आइए, देखिए, पढ़िए। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में पूछिए। नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से कांटेक्ट करके ले लीजिए। चलिए फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर मानचित्र के बारे में क्या है थोड़ा सा जानेंगे। बहुत ये मानचित्र का टॉपिक है, लेसन में है, तो देख लेते हैं। प्रश्न बड़े कम बने हैं इन टॉपिकों से। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, वो प्रश्न बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं। चलिए, क्या है मानचित्र के बारे में। तो सिंपल सा है कि कागज अथवा किसी समतल सतह पर, किसी कागज पर, कोई कागज है, ठीक है, कागज या किसी समतल एकदम इंक्लाइन प्लेन कहिए, एकदम सरफेस, प्लेन सरफेस कहिए, पृथ्वी के संपूर्ण अथवा कुछ भाग के धरातली एवं सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाना मानचित्र कहलाता है। जब हम कागज पे या कोई एकदम प्लेन सरफेस होता है, हम उस पे या तो पूरी पृथ्वी को या पृथ्वी के कुछ भाग को, उसकी कुछ, उसके जो पृथ्वी का कुछ भाग है, कुछ हिस्सा, या तो वो, या तो उसके कुछ सांस्कृतिक लक्षण को जो हम मैप पर या कागज़ के टुकड़े पर या किसी सरफेस पर, सादे स्थान पर जब दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो वो मानचित्र कहलाता है, क्योंकि हम उसका वहाँ पे एक आकार बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कोई ऐसे मैपिंग कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि जो है, जैसे उरी वाली मूवी आई थी, विकी कौशल वाली, और भी बहुत सारी, आप सैनिक अनेक लड़ाई वड़ाई मूवी की देखो तो ये बॉर्डर है, ये एक पूरा सा बड़ा सा चार्ट खोलते हैं, चाहे वो समझ में कुछ नहीं आए, बहुत अक्सर देखिए सीन दिखाते हैं ना, ये बॉर्डर है, यहाँ पे से वो दुश्मन बैठे हैं, यहाँ मारना है, यहाँ पे हम लोग सेल्टर करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। तो ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं कि नहीं, वो चार्ट वार्ट दिखाते हैं कि नहीं। या मूवी की बात छोड़ दो, जैसे आप रोड बननी है, ओवर ब्रिज बनना है, 4 लेन, 2 लेन, 4 लेन डालना है, कुछ भी करना है, तो सब एक मैपिंग पहले से प्रोजेक्ट की प्रोजेक्शन होता है, फिर मैप दिखाया जाता है, पार्सल पास होता है कि यहाँ पर ये रास्ता है, ये वाला मार्केट है, इसके ऊपर से ब्रिज डालेंगे, यहाँ से ट्रेन का आएगा, यहाँ बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, ये तमाम चीज़ें। तो मैपिंग होती है कि नहीं। तो मैपिंग बनाई क्यों जाती है, क्योंकि ताकि आप उस जगह पर जाने की अपेक्षा, आप उस भाग को, उस चीज़ को मैपिंग के द्वारा आप वहाँ पर पहुँच जाओ, ठीक है। हमें इंग्लैंड में जाना है तो हम वो बड़ा जो पूरा इंटरनेशनल वाला मैप आता है उसको ले लेंगे, पूरा जो सारी कंट्री हो गए, और इंग्लैंड में जाके ऊपर टिक टिक करेंगे तो इंग्लैंड पहुंच गए। तो वो एक समझने के लिए है कि हम एक जगह पर खड़े होकर कहाँ कहाँ जाके उनके भागों के बारे में, उनके अंशों के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि मैप अपना इंडिया का मैप है, एक कॉन्टिनेंट का, पूरे कॉन्टिनेंट का आप लोगे तो वो भी आपको मिलता है।
तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सा है कि कागज़ या किसी समतल सतह पर पृथ्वी का संपूर्ण भाग या पृथ्वी के कुछ भाग को ही हम जब वहाँ पर उसके लक्षण को दर्शाते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, उसकी बाउंड्री को बनाते हैं, तो वो मानचित्र कहलाता है। मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है मैप्पा, मैप्पा, तो उससे उसको लिया गया है, वहाँ से ये मानचित्र जाके बना हुआ है मैप। क्लियर? सिंपल सी बात है 2 शब्दों में। चलो आ जाओ, अब इनके भी मानचित्र के प्रकार भी हैं। मानचित्र जो मैप होता है ना, ये मैप के भी बड़े प्रकार होते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के सेक्शन से देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत नंबर है, 12-13 मैप है। और वैसे आप देखेंगे तो मेन जो कैटेगरी में डिवाइडेड है वो यहाँ पर आपको मैंने 4 लिए हुए, 3 लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये एक एक मैप के बारे में आपको बता देती हूँ। चलिए, तो पहला आप देख रहे हैं भौतिक, दूसरा राजनैतिक, तीसरा थीमेटिक। अब ये क्या है ये भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं पहले मैप की, जिसको भौतिक मैप मानचित्र कहते हैं, जिस मानचित्र पर पृथ्वी के भौतिक संरचनाएं, जो पृथ्वी की भौतिक संरचनाएं जैसे पहाड़ है, मैदान है, पठार है, मरुस्थल है, नदियां हैं, समुद्र आदि है, को दर्शाया जाता है, उसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं और इसे उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। जैसे भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो एक ऐसा मैप जिस मैप में आपको भौतिक संरचनाएं, भौतिक संरचनाओं का मतलब है कि जो चीज़ें एक्चुअल में मतलब है। अब पहाड़, नदी, पर्वत वास्तविकता में है ना, तो वही चीज़ है कि मानचित्र पर पृथ्वी की जो भौतिक संरचनाएं हैं, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ बिल्कुल है, मैदानी एरिया बिल्कुल है, पठार हाँ है, मरुस्थल पूरा पड़ा हुआ है, नदियाँ भी हैं, समुद्र भी, तो चीज़ें हैं जिनको अपनी आंखों से वहाँ पर जाकर कभी देख सकते हैं। तो उन चीज़ों को जब दर्शाया जाता है तो वो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। तो भौतिक मानचित्र क्या है वो मैंने आपको बताया, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक की बात करेंगे, तो जिस मानचित्र पर शहर का, महानगर का, राज्य का, देश आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है, वहाँ पर राजनीतिक मानचित्र की बात करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर किसी शहर में, इस शहर में इतने टनल है, इस शहर में इतने जो है घुसने के रास्ते, इस शहर में इतने ओवर ब्रिज हैं, इस शहर में यहाँ पर ट्रेन की पटरी, यहाँ पर बस स्टॉप है, यहाँ पर ये है, तो पूरे एक शहर का मैपिंग होता है। तो शहर हो या महानगर की बात कर लो, राज्य की बात कर लो, देश की बात कर लो, तो इनकी जो सीमाएं होती हैं, जो आउटर बाउंड्रीज होती है, उनको मैप पे बनाना, दर्शाना, दिखाना, तो ये सारा जो है राजनीतिक मैप के अंतर्गत आता है। 2 हो गया। तीसरा थीमेटिक मानचित्र है। ये क्या है, इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारी दी, कोई स्पेशल थिंग्स बताई जाती है, जैसे कि सड़क का मानचित्र इसके अंतर्गत रहेगा, रेल का मानचित्र रहेगा, वायु मार्ग का रहेगा, लौह उत्पादन का मानचित्र रहेगा, जनसंख्या का। मतलब ये थीमेटिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र होता है जो मानचित्र का कहेंगे कि पापा कहलाएगा। जैसे अब इस मानचित्र में कि जो सड़क कहाँ कहाँ बनी है, पूरा सड़क बनी रहेगी, पूरे मैप शहर भर की सड़क जो है एक लाल कलर से बनी रहेगी। ट्रेन की लाइन, पटरी बिछी हुई है शहर भर में गोल गोल घुमा के, तो वो नीले कलर से बनी रहेगी। पानी बस अड्डा जो बना हुआ है, बस स्टॉप जो होता है, वो कहाँ कहाँ पर, वो कितने एक जो ये वो एयरपोर्ट वगैरह है वो कहाँ कहाँ बना है, लोहे की इंडस्ट्री कहाँ पर है, कपड़ा की इंडस्ट्री कहाँ पर है, साबुन की इंडस्ट्री, बनाने की इंडस्ट्री कहाँ पर है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेट हुई है, तो वो सारी चीज़ की जब मैपिंग, मतलब पूरे शहर में क्या क्या है, कितनी इंडस्ट्री, कितना फाटक, कितना ट्रेन, कितना ये, कितना वो, क्या क्या कहाँ कहाँ पर बड़ा इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उस शहर में, किस रोड पर है, किस कहाँ पर क्या है, उस सब की जो एक मैपिंग होती है, उस सब का जो मैप में बना रहता है वो थीमेटिक मैप होता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहाड़, नदियाँ, झरना, तालाब, जंगल ये आएगा। इसकी बात करेंगे तो शहर, महानगर, देश, राज्य आएगा। अगर थीमेटिक की बात करेंगे तो ये रेल, इसमें वाई, इनकी जो संरचनाएं हैं कि जनसंख्या भी कितनी है, कहाँ पे, जहाँ पे, कहाँ पे हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, कहाँ पर कौन कैसे लोग रहते हैं, कितने एरिया में गांव आता है, कितने एरिया में खेलने का मैदान है, क्या है, तो ये सारी जानकारी जो है वो थीमेटिक मैप में रहती है। तो ये मैप के प्रकार हैं, जिससे मैंने आपको क्लियर बात यहाँ तक समझाने का प्रयास किया कि ये समझो। फिलहाल के लिए जान लीजिए, आएगा नहीं, लेकिन आप पता रखिए, क्या पता बन ही जाए। ये आपको ध्यान रखना है, ये लैटिन भाषा वाला शब्द ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चले आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें एक टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मान लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 50% चांसेस है कि बनता है प्रश्न। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, नोटिस कर लो। 3 घटक में दूरी, दिशा और प्रतीक, भूलना नहीं कोई भी लोग, जो इंपॉर्टेंट रहता है वो तुरंत बोलती हूँ कि प्रश्न में बनेगा। ये प्रश्न बनेगा, आपको दे देगा, यही प्रश्न लिखा रहेगा कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। ऑप्शन ए रहेगा 3, ऑप्शन बी रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। आपको ये 3 पे टिक करना होगा।
तो ध्यान रखिएगा कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, एक होता है दूरी, दूसरा होता है दिशा, तीसरा होता है प्रतीक। भूलना नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है, ध्यान से रखिए। अब तो चलिए इन तीनों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि तीनों क्या है, ताकि आप समझ जाओ। घटक का मतलब होता है अंश, भाग, हिस्सा, कंपोनेंट, कुछ भी आप कहो, ठीक है। अब दूरी की बात करते हैं तो दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, जो कि आप जानते हैं। ये क्या है, तो मानचित्र एक द्विआयामी रेखांकन होता है, या पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को कागज के छोटे से टुकड़े पर दिखाता है। हम इसी दूरी के हिसाब से हर एक चीज़ को मानचित्र में अंकन करते हैं, या तो कहिए पूरे देश का हो या पूरे किसी भी राज्य के भाग का हो, उसको हम पेपर पे निरूपित करके बताते हैं कि ये यहाँ से रोड जा रही है, यहाँ पे बच्चों का स्कूल है, यहाँ पे ये वाली ऑफिस है, यहाँ पे ये फैक्ट्री है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी वगैरह रहती है मैप के अंतर्गत, वही चीज़ है दूरी। क्लियर, बहुत सिंपल तरीके से बात को बताई जा रहा है। लिखने को नहीं आएगी इसकी परिभाषा, लेकिन ये प्रश्न बन जाएगा कि कौन से हैं, उन तीनों के नाम लिखिए। तो लिखने को भी आ सकता है, टिक करने को भी आ सकता है। तो दूरी के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं दिशा की। दिशा होती है डायरेक्शन। ये क्या है कि देखो, डायरेक्शन आपको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं, आप जानते हैं। मानचित्र में दिशा के बारे में भी बहुत जानकारी होती है। जी हाँ, अधिकतर मानचित्र पर आपको ऊपर की ओर इंगित करते हुए तीर के साथ जैसे ऊपर बना रहेगा और ऊ लिखा रहेगा। जैसे आप ये समझते हो कि उत्तरी एरिया है, ठीक है, उत्तर की तरफ है, उत्तर का ऊ जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। यह उत्तर दिशा को दर्शाता है, और एक बार जब आप उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो अन्य दिशाओं का आप आसानी से पता लगा लेते हैं कि जब इधर उत्तर है तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप बांट देते हो। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो 4 दिशाएं हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। कुछ मानचित्र के बीच बीच में उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को भी दिखाया जाता है। तो आपको पता है कि 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आपको बहुत क्लियर तरीके से सारी चीज़ें पता है। तो ये इसमें क्या है कि अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल जाती है कि अच्छा इस साइड में ये है, तो हम उसी के हिसाब से सारी दिशाओं को बांट लेते हैं। बांट लेने में क्या होता है कि हमको कहीं जाना है, हमें कहीं पहुंचना है, या किसी को रास्ता बताना है, नई प्लेस है, तो हमको वो डायरेक्शन जो है वो ढूंढने में आसानी हो जाती है। और आजकल हम गूगल मैप का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी भी नई एरिया में जाते हैं, हमें नहीं पता रहता है, हमें किसी से हेल्प नहीं मिल पाती है, तो हम गूगल मैप को अपने फ़ोन में खोलते हैं, तो गूगल मैप हमको वो डेस्टिनेशन बताया रहता है कि दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, 2 रास्ते, 3 रास्ते, कितनी दूरी, कितना किलोमीटर, सब कुछ गूगल मैप में दिखता रहता है। तो एक बहुत अच्छा है। अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो कृपया करके ज़रूर सीख लीजिए। एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जिनका आप इस्तेमाल करके उस डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं जहां आप कभी नहीं गए हैं, और बिना किसी की हेल्प के आपको वो गूगल मैप सब बताता जाएगा। और गूगल मैप बोल बोल के बताता है कि इधर से दाएं, इधर से बाएं, इधर से लेफ्ट, इधर से ये, वो सब कुछ बता, कितनी दूरी बच गई है वो भी बताता रहता है। तो आपको ये वो एक ऐप है जो चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे हमारे जो डायरेक्शन है, इन सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी काम के रास्ते को आसान बना देती हैं। और हमें कहीं कोई चीज़ समझनी है मैप के द्वारा तो हम आसानी से समझ भी जाते हैं, ठीक है। समझ लीजिए, प्रश्न इनसे नहीं बनेगा, लेकिन जानते रहिए, जानना जरूरी है। अब प्रतीक की आइए बात कर लेते हैं। प्रतीक यानी कि चिन्ह होता है, सिंबल होता है, जानते ही हैं। प्रतीक कार्टोग्राफर को अन्य जानकारी भी दिखाने, कार्ट जो मैप बनाते हैं ना, उनको कार्टोग्राफर कहते हैं। जैसे फोटोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं ना, फोटोग्राफर होते हैं कि नहीं, तो वैसे ये यहाँ पर भी होते हैं। तो कार्टोग्राफर को बहुत सारी जानकारी उसमें और भी हमको शो करनी पड़ती है। जैसे कि प्रमुख भवन है, बड़ा कोई भवन है, विशाल भवन है, संरचनाएं बनी हुई हैं, कुछ बिल्डिंग बन रही है, कुछ नदी है दिखाना है, कुआं दिखाना है, डाकघर भी उनको दिखाना रहता है। इन चीज़ों को अनेक चित्रों से मानचित्र के छोर स्थान को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इन चीज़ों के प्रतीकों को, आप जैसे कोई मैप बना हुआ है तो आप यहाँ पर डाकघर नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर आपकी रेल जा रही है तो आप ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि जैसे आप बता रही हूँ, सुनो, इंडिया का मैप ले लो, ठीक है। इंडिया के मैप में इतनी बड़ी इंडिया है, ठीक है, आप जान रहे हो 30 करोड़ की आबादी यहाँ पर आपको देखने को है। अब आप क्या, इतना बड़ा जो इंडिया का मैप होता है उसमें यहाँ ट्रेन जा रही है, यहाँ पे ये दूर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पे यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे बंद हिमालय है, यहाँ पे पूरा जम्मू कश्मीर है, इधर राजस्थान है, फिर इधर और एरिया है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पूरा नेपाल का बना, ऐसे ऐसे मैप है कि नहीं इंडिया का अपना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ट्रेन जा रही है, यहाँ ट्रेन जा रही है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे पाकिस्तान पूरा बना हुआ है, यहाँ पे पूरा चाइना का कब्जा है। ऐसे तो हर जगह से ट्रेन के यातायात के सिस्टम बने हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो क्या वहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर रेलवे का अड्डा है, यहाँ पर इसकी बिल्डिंग है, यहाँ पर, ये नहीं कर सकते हैं।
तो पूरा मैप जो बनाता है कार्टोग्राफर, वो क्या करता है कि जहाँ जहाँ पे ट्रेन के मतलब हवाई वो एरोप्लेन का एयरपोर्ट रहता है, तो वहाँ पर ऐसे छोटी सी एयरप्लेन बना देता है। ऐसे ऐसे करके एयरप्लेन बनी रहती है कि नहीं, उड़ने की दिशा में कुछ, ठीक है। नदी रहती है तो ब्लू कलर से टिक 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 टाइप की रहती है, या कुछ और बना रहता है तो उसका एक अलग सिंबल होता है। और वो सिंबल यहाँ साइड में मैप में, अगर मैप में कोई आज तक ये बात नहीं देखा है तो आज देख लेना क्लियर, नहीं तो गूगल पर डाल के देख लेना, क्लियर दिखेगा। यहाँ पर ऐसा सिंबल बना रहता है कि ये छोटा सा सिंबल एयरप्लेन का है, ये वाला गोल गोल सिंबल इसका है, ये कड़ा कड़ा सिंबल इसका है। तो यहाँ पर बना रहता है, बंदा इसको देख लेता है, उसके बाद जाता है जहाँ पे मैप में ऐसे देखो नदी चलती रहेगी तो काले कलर की पास होता रहेगा, कुछ ऐसा सिंबल बना रहता है। वहाँ पर लिखा नहीं, क्योंकि इतनी जगह नहीं रहती कि आप वहाँ पर लिख दो। तो प्रतीकों का इस्तेमाल कैसे मैप में होता है यही मैं बता रही हूँ उतनी देर से। देखो, तो कार्टोग्राफर को बहुत सारी जानकारी दिखानी पड़ती है, जैसे कि प्रमुख भवन हो गया, संरचनाएं हैं, नदी है, कुआं है, ढाकर, ये सब। इन चीज़ों को उनको चित्रों से मानचित्र में नहीं दिखा सकते हैं, दिखाना नहीं मतलब संभव ही नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों को वहाँ पे सिंबल जो है प्रतीक के द्वारा उनको वहाँ पर दिखाते हैं कि सिंबल के द्वारा दिखा दो। इसलिए रूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाए जाते हैं। मानचित्र में अक्सर पहाड़ों को भूरे रंग से, जो पहाड़ होते हैं उनको ब्राउन कलर से, छोटे छोटे पहाड़ बने रहते हैं वहाँ पर। फिर मैदान को हरे रंग से दिखा देते हैं, जलाशय को, पानी है तो नीले कलर से, पठार है तो पीले रंग से। ऐसे वहाँ पर छोटे छोटे चीज़ों का सिंबल बना देते हैं, और जब हम मैप को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये जान जाते हैं कि यहाँ पे नदी है, यहाँ पे पठार है, यहाँ पे रेलवे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है वो है, यहाँ पे वो, ब्ला 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 ब्ला। क्लियर? समझ में आ रही है बात है? देखा है कि नहीं देखा? आज ज़रूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक। अब मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इनसे प्रश्न बन जाता है, ये ऐसे छोटा सा आपको बहुविकल्प में बना देते हैं और कहते हैं कि किस चीज़ का सिंबल है, तो आपको वहाँ पर टिक करने को आएगा, या तो पूछ लेते हैं कि सीमा का सिंबल कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 अलग अलग सिंबल, तो एक टिक करना रहेगा। तो ये दोनों तरीके से बहुविकल्पी बना के पूछ सकते हैं, एक आध बार पूछा भी गया है। जैसे देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, रेलवे लाइन जो है, ठीक है, ट्रेन की पटरी जो बिछी रहती है, अगर ऐसा मैप में सिंबल बना है तो समझ लो कि बड़ी लाइन है, अगर ऐसा सिंबल बना है तो आप समझ लो कि मीटर की लाइन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन की लाइन कुछ इस तरीके की यहाँ पर है, तो अलग अलग तरीके की लाइन है। सड़क की अगर बात करते हैं तो अगर 2 लाइन की लाइन बनी है तो इसका मतलब ये पक्की सड़क है, पूरा एकदम आरसीसी की बनी हुई है, या इंटरलॉकिंग वाला पत्थर होगा। अगर कच्ची सड़क है तो कच्ची सड़क जो होती है गांव में अक्सर देखने को मिलती है, उसपे जो पत्थर आता, ईंटा आता है घर वाला बनाने वाला, ईंट जो आती है उसी की खड़ंजा जिसको कहते हैं, उसी की बिछाई जाती है, ठीक है। होती है गाँव में, देखा तो होगा, सभी ने देखा है भाई, सभी के गाँव में होता है, मैंने भी देखा है। तो ये कच्ची सड़क उस तरीके की होती है। सीमा की अगर बात करते हैं, जो इंडिया की सीमा है, इसकी सीमा, उसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो वो इस तरीके की बनी होगी। राज्य की अगर सीमा है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग राज्य है, तो उसकी सीमा इस तरीके की होगी, थोड़ा पतली होगी। अगर जिला की बात करेंगे तो इस तरीके से होगी, तो सबके अलग अलग सिंबल है, ठीक है। तो ऐसे हर जगह रहता है। नदी की बात कर लो तो नदी ऐसे रहती, तालाब की बात करो तो ऐसे गोल सा बना रहता है, नहर है ऐसे ऐसे ही सब बने रहते हैं, नदी, कुआं, तालाब, इसके लिए। मंदिर बनी है तो ऐसे बनी होगी, गिरजाघर बना होगा तो इस तरीके से, मस्जिद होगी तो पता चलेगा, छतरी कुछ होगा तो इस तरह बना होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस होगा तो पीओ लिखा रहेगा, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ होगा तो पीटीओ लिखा रहेगा, पुलिस स्टेशन होगा तो पीएस लिखा रहेगा, बस्ती बनी होगी तो कुछ इस तरीके से होगी, कब्रिस्तान बना होगा तो इस तरीके से होगा, कब्र जो ढाकते हैं, पेड़ हो गए तो इस तरह की, घास हो गई तो इस तरह के। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं जो साइड में बना दिए जाते हैं, फिर मैप में बीच बीच में छोटे छोटे दिखते रहते हैं। तो ये था जो प्रतीक था, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया। समझ में आई बातें? इतनी आसान है कि नहीं है? बहुत सिंपल है, बस देखते चलिए, सुनते चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया जल्दी से जाइए क्लास को लाइक करके, डू इट फास्ट। आप लोग की प्रेजेंस आजकल बहुत कम दिख रही है, गैप मारूं क्या मैं? आप लोग की प्रेजेंस कम दिख रही है, आप लोग के व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग साथ में आइए, मैं एनर्जी लगा रही हूँ, तो या तो अगर आप लोग की इतनी कम रिस्पॉन्स रहेगी तो मेरा फिर छुट्टी मारने का मन कर जाएगा। वैसे भी इतनी ठंड है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब, ग्लोब जानते हैं क्या है? ग्लोब देखा है कि नहीं देखा है? मुझे उम्मीद है कि सभी ने देखा होगा। अक्सर प्रिंसिपल ऑफिस में रखा रहता है, इन गोला गोला सा, ठीक है। हम लोग घुमाने में बड़ा मजा आता है उसको। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, आओ देखते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब, GLOBE, ग्लोब, ये प्रश्न बन जाएगा, देख लीजिएगा। ग्लोब को हम पृथ्वी का एक लघु, एक सूक्ष्म प्रतिरूप कहते हैं। छोटी पृथ्वी यानी कि ग्लोब, लघु मतलब छोटा, और पृथ्वी का एक छोटा रूप यानी कि ग्लोब, जिस पर हमारी पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूप, हर अलग अलग सिंबल, महाद्वीप जितने हैं वो, महासागर जितने हैं वो, विभिन्न देश, द्वीप आदि की आकृति वहाँ पर
उसकी स्थिति, उसकी दिशा उस पे ग्लोब पे अंकित रहती, बनी रहती उस ग्लोब पर। अंकित मतलब उसकी छाप होना। इन्हीं सब की जानकारी की यदि हम किसी समतल पे कागज को बनाते हैं तो उतना बेहतर हमसे नहीं बनेगा, जबकि हम इसे ग्लोब पर ज़्यादा बेहतर ढंग तरीके से दर्शा सकते हैं, देख सकते हैं, समझा सकते हैं। इसीलिए ग्लोब बड़े मैप या मानचित्र पर अधिक सटीक और सही होते हैं। ग्लोब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गोला या गोलाकार। ठीक है, किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है और ग्लोबस से हुई है। शब्द ध्यान रखना, ये लैटिन भाषा से जिस भाषा से हुआ, इनसे बड़ा प्रश्न बन जाता है कि किस भाषा से ओरिजिनेट हुए, कहाँ से आए हैं। तो गलती आप ना कर बैठे, इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर प्रश्न बनता है कि ग्लोब क्या होता है, तो आप भी सिंपल लिख देना कि ग्लोब को हम पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप कह सकते हैं या कहते हैं, जिस पर हमारी पृथ्वी के सभी भौतिक प्रतिरूप, महाद्वीप, महासागर, विभिन्न देश, द्वीप आदि की आकृति, स्थिति, दिशा जो है उस पर अंकित होती है, जो हमें समझने में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे हम ग्लोब से पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वहाँ की हर एक बात को समझ सकते हैं आसान तरीके से। क्लियर? इतनी सिंपल सी बात। आगे चलिए, ग्लोब की उपयोगिता क्या है ये जान लेते हैं। क्या फायदेमंद होगा ये भी समझते हैं। मैं जूम कर रही हूँ, देखिए। ग्लोब के बारे में है कि ग्लोब की मदद से आप पूरे विश्व में सभी महाद्वीप और वहाँ पे मौजूद जो जितने भी देश हैं या जो जोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसको आप आसानी से देख के समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ग्लोब का उपयोग करके विभिन्न विद्यालय, कॉलेज में विद्यार्थी को बेहतर जानकारी और बेहतर समझ के लिए लिया जाता है। इससे विद्यार्थी को विस्तृत रूप से देखे या समझ सकते हैं और कौन सा देश कहाँ पर है, उनकी सीमा कितनी है, किस देश से कितनी लगती है, ये सारी जानकारी आप वहाँ पर पा सकते हैं। हम ग्लोब के आसानी से देख सकते हैं ना कि कौन सा कहाँ पे है, किसका बॉर्डर कितना है, समझ सकते हैं। कुछ और भी यूज हैं, देखते हैं। पृथ्वी पर जल थल के वितरण और महासागर महाद्वीप के विस्तार व पृथ्वी पे उनकी स्थिति को देख, कहाँ पर जल है, कहाँ पर नदी, कहाँ पर झरना है, कहाँ पर पानी, कहाँ पर लैंड है, इन सब की भी जानकारी हमको वहाँ पर बहुत आसानी से हो जाती है। ग्लोब देखने पर आप अपने देश से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को एक साथ वहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप अपने देश से, पूरे देश विश्व में कहाँ पर है, वहाँ आने जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, हवाई मार्ग कहाँ पर, जल मार्ग कहाँ पर, देश की राजधानी कहाँ पर क्या है, उसको भी आप ग्लोब से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। आप देश दुनिया की कोई भी नदी है, कहाँ से जुड़ी है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे क्या है, कहाँ उद्गम है, कहाँ जाकर गिर रही है, कहाँ खत्म हो रही है, सब कुछ आप ग्लोब से देख सकते हैं। महासागर के आसपास से बसे जो देश है, कौन से शहर के बगल कौन सा देश है, क्या कैसे है, सारी बातें आपको क्लियर वहाँ पे समझ में, मतलब छोटा छोटा लिखा रहता है, बट आप वहाँ पे पढ़ के देख सकते हो। यही नहीं कि आप ग्लोब पर देखकर बहुत सारे देश राज्य उसकी स्थिति को भी देखकर बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बजे सुबह हो रही, कहाँ रात हो रही, कहाँ दिन हो रहा है। तो सारी बातें जो एक देश या एक कॉन्टिनेंट के बारे में, जैसे इंडिया और अमेरिका के टाइम में जो है टाइम का डिफरेंस है ना 5.5 घंटे का, तो रात दिन का फर्क होता है, तो उसी तरीके से है। तो दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, क्या कैसे हो रहा है, सारी बात को हम बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक क्लियर रहा। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, अभी ये चैप्टर ओवर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आगे मैं बताऊंगी। आज की इस क्लास में मैं इतना ही जो आपको पढ़ाया बताया। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग और भी टॉपिक्स रहेंगे जिनसे काफ़ी मात्रा में प्रश्न बनते हैं, वो कल की क्लास में आपसे उसकी चर्चा होगी, उस पर हम बातें करेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर करते हैं ओवर। क्लास कैसी लगी बताइएगा, कोई दिक्कत होती है तो 2 बार आइए, देखिए, पढ़िए, सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, रिप्लाई हम आपको देंगे, सोल्यूशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।